Study IQ IAS. Smart aspirants #1 choice. नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद जय भारत। साल 1978 26 अगस्त का दिन था जब रात के 10:15 बजे के आसपास 10:15 के आसपास दिल्ली के विलिंगडन हॉस्पिटल में, जो आज के समय पर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के नाम से उसको जाना जाता है, तो विलिंगडन हॉस्पिटल की कैजुअलिटी वार्ड में दो आदमी आते हैं। इनमें से एक था जिसके सिर पे एक बहुत ही गहरा चोट का निशान था। ये जो आदमी जिसके चोट लगी थी, इसने अपना नाम बताया विनोद। इसके साथ में जो उसे लेकर आया था उसने अपना नाम बताया हरभजन सिंह। तो ये दोनों इस हॉस्पिटल में आते हैं। विनोद के सिर पर जो डॉक्टर ने चोट देखी तो उसके माथे के ऊपर करीबन 5 इंच लंबा एक गहरा, आधा इंच चौड़ा 5 इंच लंबा एक निशान था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने बहुत तेज़ उसको स्क्रैच किया है, मारा है उसको माथे पर। तो यहाँ पे डॉक्टर इस चोट को देखते हैं, उसको स्टिचेस लगाते हैं, एक्सरे करने के लिए उसको सलाह देते हैं, लेकिन वो एक्सरे से मना कर देता है। इसके बाद क्योंकि ये मेडिको लीगल केस था तो हॉस्पिटल में ही मौजूद जो पुलिस कांस्टेबल थे, हवलदार थे, उनको बुलाया जाता है। उन्होंने विनोद से पूछना शुरू किया कि भैया जो तुम्हें चोट लगी है वो कैसे लगी, कहाँ से लगी। तो विनोद ने ये स्टेटमेंट दिया कि 2-3 आदमी थे जिन्होंने दिल्ली में जो बंगला साहिब रोड है वहाँ पे काली माता मंदिर के पास में ही उसको घेर लिया, उससे लूटपाट करने की कोशिश की और उसी छीना झपटी में जब उसने रेजिस्ट किया तो उन लोगों ने किसी लोहे की चीज़ से उसके सिर पे वार कर दिया है। कांस्टेबल ने बयान नोट किया और इसके बाद मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर रामचंद्र एक और कांस्टेबल के साथ यहाँ पे पहुँचते हैं हॉस्पिटल। और इसके बाद क्योंकि अब तक ये जो विनोद था वो इंजर्ड से फिट फॉर स्टेटमेंट डिक्लेयर कर दिया गया था, तो अब इसका स्टेटमेंट, ये जो बयान था, इसको दर्ज करते हैं। इसने विनोद कुमार नाम से अपने यहाँ पे साइन किए। इसके बाद सब इंस्पेक्टर ने उस शख्स से पूछा जो इसको यहाँ पे लेकर आया था। उसने अपना नाम हरभजन सिंह बताया, उसने अपना एड्रेस बताया था कि वो C-124 मोती नगर में रहता है। साथ ही साथ इस हरभजन सिंह ने ये भी कहा कि वो अपनी फिएट कार से, जिसका नंबर है DHI 280, उससे ही यहाँ पे इस विनोद कुमार को हॉस्पिटल लेके आया जब उसने इसको इंजर्ड हालत में देखा। सब इंस्पेक्टर रामचंद्र कहते हैं कि उस स्पॉट पर उन्हें ले जाया जाए जहाँ पे रॉबरी, ये जो अटेम्प्ट किया गया था विनोद कुमार को, जहाँ पे मारा गया। इसी कार में बैठकर विनोद कुमार, हरभजन सिंह और ये जो सब इंस्पेक्टर रामचंद्र थे उस बंगला साहिब रोड के स्पॉट पर जाते हैं। लेकिन वहाँ जाके उन्हें कुछ अजीब सा दिखता है। उन्होंने देखा कि ना तो यहाँ पे कोई ब्लड स्टेन्स हैं कहीं पे भी, उस जगह पे जहाँ पे ये लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे छीना झपटी की वारदात की गई थी इनके साथ में, ना ही यहाँ पे जो विटनेसेस हैं वो ऐसा कुछ बता रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ है यहाँ आज के दिन पे। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो बहुत ज़्यादा शक का एक जो दायरा था वो बढ़ा रही थी सब इंस्पेक्टर रामचंद्र के लिए। खैर, इसके बाद ये लोग वापस से हॉस्पिटल आते हैं। इसके बाद विनोद कुमार और हरभजन सिंह को सब इंस्पेक्टर रामचंद्र अगले दिन सुबह 10 बजे मंदिर मार्ग थाने में आकर अपना पूरा बयान देने के लिए और बाकी और भी जो डिटेल्स उनसे लेनी थी, इन सब के लिए, आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए आने के लिए कहकर यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जब अगला दिन आया सुबह के 10 बजे, ना ही विनोद कुमार ना ही हरभजन सिंह मंदिर मार्ग थाने पर पहुँचे। इन दोनों के बारे में जब पता किया गया तो इनके जो एड्रेसेस दिए गए थे इनके द्वारा, उन्हें सर्च किया गया तो इन एड्रेसेस पर जाके पता चला कि ऐसी कोई बिल्डिंग्स ही नहीं है। पुष्पा बिल्डिंग नाम की कोई जगह नहीं है फतेहपुरी में। मोती नगर में C-124 नाम का कोई एक ऐसा क्वार्टर नहीं था, ना ही कोई इस तरह के लोग वहाँ पर रहा करते थे। दूसरी चीज़, जो गाड़ी थी, जिस गाड़ी का DHI 280 नंबर बताया गया था फिएट कार का, जो उस फिएट कार पर लिखा भी था उस समय नंबर प्लेट, जब इसको RTO से तहकीकात की गई तो पता चला कि ये एक वेस्पा स्कूटर का नंबर है। ये किसी कार का, किसी फिएट कार का नंबर था ही नहीं। इसके बाद जब ये सारी चीज़ें पुलिस के सामने आई तो पुलिस के सामने एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो चुका था कि आखिर ये दोनों थे कौन, क्यों इन्होंने इतने सारे झूठ बोले और आखिर अब कहाँ गायब हो गए। ये जो सवाल था कि आखिर अब ये कहाँ गायब हो गए हैं, ऐसा ही एक सवाल इसी दिन पर राजधानी दिल्ली में सेम इसी दिन एक परिवार के सामने भी गूंज रहा था। लेकिन यहाँ पे बात उनके बच्चों की थी। यहाँ उनका सवाल था कि आखिर उनके बच्चे कहाँ गायब हैं। ठीक यही दिन था, 26 अगस्त 1978, शनिवार का दिन था। धौला कुआं में, दिल्ली के अंदर धौला कुआं के सर्विसेज ऑफिसर्स एनक्लेव में कैप्टन मदन मोहन चोपड़ा का परिवार रहता था। मदन मोहन चोपड़ा जो थे वो इंडियन नेवी के एक डिसिप्लिन ऑफिसर थे। फैमिली में वाइफ थी, उनके 2 बच्चे थे। बेटी जो थी गीता, करीबन 17 साल, 16.5-17 साल की उम्र बताई जाती है। JMC में स्टूडेंट थी।
जीसस सेंट मैरी कॉलेज में स्टूडेंट हुआ करती थी। बेटा जो था संजय चोपड़ा, वो मॉडर्न स्कूल में क्लास 10th का स्टूडेंट था। अब ये जो दिन था 26 अगस्त 1978 का, दरअसल गीता की क्योंकि आवाज़ बहुत अच्छी थी, गीता बहुत ज़्यादा एक तरह से आप देखिए कि एक्टिव थी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी एक्टिव थी, और दोनों ही बच्चे बहुत होनहार थे, इनका भविष्य बहुत ज़्यादा उज्जवल था। तो इसी के चलते गीता का जो स्टेज प्रेजेंस था, संजय चोपड़ा का जो स्टेज प्रेजेंस था, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो इस दिन इसी शाम उन्हें ऑल इंडिया रेडियो के एक कार्यक्रम में बुलाया गया था। इन दोनों बच्चों को ऑल इंडिया रेडियो के कार्यक्रम युवा वाणी में इनको इनवाइट किया गया। यहाँ पे ये जाने वाले थे और प्लान पूरा ये था कि करीबन 6 साढ़े 6 के आसपास ये घर से निकलेंगे और उसके बाद में रात में 8:30-9 बजे के आसपास कैप्टन मदन मोहन चोपड़ा अपने दोनों बच्चों को AIR ऑल इंडिया रेडियो लेने जाएंगे। तो ये पूरा प्लान था। ये जो शाम थी करीबन 6:15, 6:15 के आसपास, मौसम इस तरह का था, वेदर ऐसा था कि हल्की से हल्की बारिश जो थी वो दिल्ली में हो रही थी। इसी समय दोनों बच्चे अपने घर से निकलते हैं। पिता जो थे वो आराम से वेट कर रहे थे कि पहले घर में दोनों का कार्यक्रम सुनेंगे रेडियो पर और उसके बाद में जाके इन्हें AIR से लेने जाएंगे। ये सारी चीज़ें चलती हैं, समय आगे बीतता है, करीबन 8 बजते हैं। वो टाइम आ जाता है जब इन दोनों को रेडियो पर इनकी आवाज़ माँ बाप सुनने वाले थे। 8 बजते हैं, कैप्टन चोपड़ा उनकी वाइफ जो थे रेडियो ऑन करते हैं, लेकिन 8 बजे गीता की आवाज़ जो थी रेडियो पर आती नहीं। आवाज़ जो थी वो किसी और लड़की की थी। माँ बाप पहचान गए। उन्होंने पहले सोचा कि शायद प्रोग्राम डिले हो गया होगा या फिर हमने कोई और फ्रिक्वेंसी का चैनल लगा लिया होगा, गलत चैनल लगा लिया होगा रेडियो का, लेकिन ये सब सिर्फ कयास थे जो वो लगा रहे थे। इस बीच में समय और आगे बीता, 8:45 होते हैं, 45 मिनट और बीत गए। कैप्टन चोपड़ा अपना स्कूटर लेते हैं और सीधा ऑल इंडिया रेडियो यहाँ पे इस बिल्डिंग पर गेट पर पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने आसपास पूछना शुरू किया गीता और संजय के बारे में कि ये जो बच्चे थे ये दोनों यहाँ पे आए या नहीं। रेडियो स्टेशन पर इंक्वायरी करने पर उन्हें पता चलता है कि ये दोनों बच्चे तो यहाँ पहुँचे ही नहीं थे। इसके बाद ये घबरा जाते हैं, अपने वापस घर पे फ़ोन करते हैं वाइफ को कि कहीं जब वो यहाँ पे आए तो उस बीच में बच्चे घर पे तो नहीं पहुँच गए। वाइफ ने कहा बच्चे अभी भी यहाँ पे नहीं आए हैं। इसके बाद अपने रिलेटिव्स को फ़ोन करते हैं, दोस्तों को फ़ोन करते हैं, उन बच्चों के दोस्तों के घर पे फ़ोन करते हैं, जाते हैं वहाँ पे, लेकिन ये करीबन 2 से 3 घंटे यहाँ निकलते हैं, 10 बज जाते हैं रात के। गीता और संजय का कुछ भी अता पता नहीं था। कैप्टन चोपड़ा को अपने बच्चों के बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। 10:15, 10:15 के आसपास रात में फाइनली वो पुलिस कंट्रोल रूम को इस बात की रिपोर्ट देते हैं। कैप्टन चोपड़ा पुलिस कंट्रोल रूम को बताते हैं, अपने बच्चों का हुलिया बताते हैं कि किस तरह से वो घर से निकले थे, यहाँ आना था लेकिन नहीं पहुँचे। लेकिन यहाँ पे पुलिस की जो सुस्ती थी, एक तरह से आप कह सकते हैं कि सिस्टम का एक लापरवाह रवैया वो सामने आता है, क्योंकि ये उस रात सिर्फ कैप्टन चोपड़ा की शिकायत नहीं थी जो कि पुलिस के पास पहुंची थी। इस तरह की ही 2 और कंप्लेंट भी थी जो कि दिल्ली पुलिस के पास उसी रात पहुंची। ये 2 शिकायतें कुछ इस तरह से पहुंची थी कि शाम के 6:30 बजे के आसपास की बात बताई जाती है, यही 26 अगस्त 1978 का दिन, शाम के 6:30 बजे के आसपास गोल डाक खाना दिल्ली के अंदर, गोल डाक खाने के आसपास, क्योंकि ट्रैफिक नॉर्मली भी रहता है, इस दिन भी ट्रैफिक था, इस शाम को भी ट्रैफिक था, इसी बीच में एक मस्टर्ड कलर की फिएट कार जिसका नंबर था HRK 8930, ये जो कार थी ये गोल डाक खाने के पास में जो योग आश्रम है उससे सटी हुई कुछ ही दूरी पर यहाँ पे खड़ी हुई थी। ये कार बहुत देर से यहाँ पे खड़ी थी, लेकिन इसी के बाद में कुछ समय के बाद इस कार के पास से एक आदमी का निकलना होता है। दरअसल ये आदमी जो थे वो, उनका नाम था भगवान दास। भगवान दास गुरुद्वारा बंगला साहिब से निकलकर अपने स्कूटर से अपने घर जा रहे थे। इसी बीच में जैसे ही वो इस कार के पास से निकलते हैं तो उन्हें अचानक से कार के अंदर से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ सुनते ही वो तुरंत इस कार की तरफ दोबारा अपना स्कूटर टर्न करते हैं, वापस से जाते हैं। सेम ऐसी ही आवाज़ें कुछ और लोगों ने भी सुनी थी, तो वो लोग भी जो आसपास थे उन्होंने भी अचानक से इस कार की तरफ अपना रुख किया। लेकिन जैसे ही ये लोग इस कार की तरफ पहुँचते हैं, इनफैक्ट इतनी क्लोज पहुँच चुके थे कि बताया जाता है एक आदमी ने तो इस कार का जो हैंडल, जो गेट था उसके हैंडल को खोलने की भी कोशिश की थी। लेकिन जैसे ही ये देखा गया कि ये जो कार है अचानक से उसकी तरफ लोग बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, कार के अंदर ड्राइविंग सीट पर बैठे आदमी ने गाड़ी को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा दिया। अब ये गाड़ी गोल डाक खाने से विलिंगडन हॉस्पिटल की तरफ आगे तेज़ रफ्तार में बढ़ जाती है। ये देखते ही कि ये गाड़ी वाले जो हैं वो भाग चुके हैं यहाँ से, तो भगवान दास, ये जो शख्स थे, इन्होंने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को इसकी इत्तला करी।
रिपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि एक मस्टर्ड कलर की फिएट कार जिसका नंबर है HRK 8930, ये कार और इस कार के अंदर 4 लोग हैं, जिसमें से 2 बच्चे हैं जो कि पीछे बैठे हुए हैं और 2 आदमी हैं जो कि आगे ड्राइविंग सीट और उसके पास की सीट पर बैठे हैं। ये जो शिकायत थी ये इन्होंने की। इसी बीच में दूसरी शिकायत भी आती है पुलिस के पास। ये शिकायत इस तरह से आई कि बाबा खड़क सिंह मार्ग पर दिल्ली में एक जूनियर इंजीनियर जिनका नाम था इंद्रजीत सिंह, वो अपने स्कूटर से यहाँ से अपने घर की तरफ जा रहे थे। अचानक से एक फिएट कार उनके स्कूटर को ओवरटेक करती है बहुत तेज़ी से। जैसे ही ओवरटेक किया तो उन्होंने कार की रियर सीट पर बैठे एक लड़के को देखा और पीछे मुड़कर वो लड़का कुछ दिखाना चाह रहा था। जब इंद्रजीत सिंह बहुत ही संभल कर फोकस करके यहाँ पे देखते हैं तो उन्हें दिखता है कि एक बच्चा है जिसके कंधे से बहुत बुरी तरह खून निकल रहा है और वो इशारा करके अपने कंधे की तरफ बुला रहा है और मदद के लिए पुकार रहा है। ये देखते ही इंद्रजीत सिंह तुरंत अपने स्कूटर की स्पीड बढ़ाते हैं, इस कार के पीछे लगाते हैं। पीछे लगाया तो पास जाके देखा तो बच्चा जो था वो चीख रहा था। उन्होंने उससे पूछा भी कि क्या हो गया, क्या दिक्कत है। लेकिन इसी बीच में रेड लाइट आती है। ये जो कार थी अचानक से शंकर रोड की तरफ रेड लाइट को तोड़कर आगे निकल जाती है। कार वाले एक बार फिर समझ चुके थे कि एक और स्कूटर जो है वो उनका पीछा कर रहा है। ये आगे निकल जाते हैं रेड लाइट तोड़ के। इंद्रजीत सिंह जो थे वो इन्हें पकड़ नहीं पाए वहाँ पे, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने सीधा पुलिस स्टेशन का रुख किया। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहाँ पे जाके प्रॉपर बाकायदा रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और लिखवाते हैं कि HRK 8930 यही वो नंबर है गाड़ी का जिसमें 4 लोग हैं, पीछे एक लड़का और एक लड़की बैठे हैं और सामने 2 आदमी हैं। 2 दिनों तक राजधानी दिल्ली में ये खबर धीरे धीरे फैलती रही कि 2 बच्चे जो हैं वो मिसिंग हैं। 2 बच्चे मिले नहीं हैं, 2 दिन हो चुके हैं। पुलिस ढूंढ नहीं पा रही है कि किन लोगों ने उन बच्चों को अपहरण उनका किया है या वो बच्चे कहाँ गए हैं असल में। लेकिन 2 दिन के बाद में 28 अगस्त की शाम आती है। 28 अगस्त की शाम 1978 ये साल था। 28 अगस्त की शाम दरअसल बुद्धा जयंती पार्क और शंकर रोड के पास में एक दिल्ली रिज है। दिल्ली रिज आप सभी जानते होंगे, दिल्ली के फेफड़े भी उस जगह को कहा जाता है। एक बहुत ही लंबे एरिया में पूरे वन जो है, एक जो पेड़ पौधे हैं, जंगल है, वो फैला हुआ है। तो दिल्ली रिज जो है, इसी दिल्ली रिज के पास में एक किसान था, नाम था धनी राम। धनी राम अपनी गाय भैंसों को चराने के लिए यहाँ पर निकलता है। ये जो पहाड़ी इलाका था, जंगल था एक तरह से, इसी इलाके में झाड़ियों के बीच में अचानक से धनी राम की नज़र 2 डेड बॉडीज़ पर पड़ती है। 2 लाशें थी जिसके ऊपर उसकी नज़र पड़ी। एक लड़का था, एक लड़की थी। अचानक से जब धनी राम ने देखा वो सन्न रह गया बुरी तरह। शाम और ज़्यादा गहरी होती जा रही थी तो अंधेरा होने लगा था। तो ये जो रात थी, इसी रात को पेट्रोलिंग पर मौजूद एक हेड कांस्टेबल को धनी राम रोकता है और रोक के उसे यहाँ पे ले आता है। ये जो जगह थी जब उसने दिखाई तो कुछ ही देर में आलम ये था कि वायरलेस पर यहाँ से वहाँ पूरी दिल्ली में सनसनी थी कि 2 डेड बॉडीज़ जो हैं वो मिली हैं, शायद बच्चों की ही हैं। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया जाता है और यहाँ से सब इंस्पेक्टर हरी सिंह वहाँ पे मौजूद थे। हरिचंद अपनी क्राइम टीम के साथ इस लोकेशन पर पहुँचते हैं। डेड बॉडीज़ को देखते हैं। बॉडीज़ के आसपास कुछ ID कार्ड थे, पर्स था, एक छोटी सी डायरी थी। ये बहुत ज़्यादा सामान था ये पता लगाने के लिए कि आखिर ये दोनों बच्चे कौन हैं। और इसी के तहत इसके बाद कैप्टन मदन मोहन चोपड़ा जी को, जो कि इंडियन नेवी में ऑफिसर हुआ करते थे, 2 दिन से अपने बच्चों के लिए, संजय और गीता के लिए परेशान थे, कैप्टन मदन मोहन चोपड़ा जी को ही वहाँ पर बुला लिया जाता है। अब आप ये देखिए कि तेज़ी से एडवांस डिकम्पोजिशन हो रहा था। कीड़े लग चुके थे बॉडीज़ के ऊपर, क्योंकि करीबन 2 दिन से ज़्यादा हो गए थे इस बॉडी को, यहाँ पे इन दोनों बॉडीज़ को। लेकिन जैसे ही कैप्टन चोपड़ा यहाँ पे पहुँचते हैं, उनकी वाइफ यहाँ पहुँचती हैं, दोनों कुछ ही पलों में ये समझ चुके थे कि ये कोई और नहीं, गीता और संजय है। 2 दिन से जो डर उनके दिल में लगातार पनप रहा था, जो बढ़ रहा था, वो आज सच बनकर, एक खौफनाक सच बनकर उनके सामने खड़ा हुआ था। बॉडीज़ को दोनों को रिकवर करके यहाँ से फाइनली पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। डॉक्टर्स जो थे उन्होंने गीता के शरीर पर कई सारे चोटों के निशान देखे। चोट जो थी सिर पे थी, गर्दन पे थी, हाथ पैरों पर थी, बुरी तरह बहुत जो गहरी चोटें होती हैं वो यहाँ पर थी। गर्दन की चोट इतनी ज़्यादा गहरी थी कि उससे जो ब्लड वेसल थी वो पूरी तरह से कट चुकी थी, जिससे बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सीवियर जो ब्लड लॉस होता है वो हुआ था गीता को। संजय की जो बॉडी थी, जो 10th क्लास का लड़का था, संजय के शरीर पर, उसके सिर पे, कंधों पर, जांघों पर, पेट पर, गर्दन पर, हर तरफ गिना नहीं जा सकता था। बताया जाता है रिपोर्ट्स में कि इतने ज़्यादा चोटों के निशान थे और गहरे चोटों के निशान थे जो उसके ऊपर घाव किए गए थे। दोनों की मौत
का जो रीज़न था वो बताया गया हैवी ब्लीडिंग, और दूसरी चीज़ जो शॉक एक आपको लगता है जब बहुत तेज़ी से आपके शरीर पर अटैक होता है किसी धारदार हथियार से या किसी भी ऐसी चीज़ से आपके ऊपर मारा जाता है, तो उसके बाद जो एक सडन शॉक होता है, इन दोनों को सिम्टम बताया गया था डेथ का। और एस्टिमेट के मुताबिक ये बताया गया कि 50 से 55 घंटे हो चुके हैं इन दोनों को मरे हुए, मतलब इन्हें जो मारा गया था करीबन 50 से 55 घंटे पहले मारा गया था, और ये टाइम वही निकलता है कि अराउंड 26 तारीख की शाम के आसपास। खैर इस बीच में एक और डॉक्टर्स के लिए मुश्किल थी, क्योंकि गीता यहाँ पे एक फीमेल, दूसरी चीज़ यहाँ पे जो उसके संग कुछ गलत काम हुआ है या नहीं ये पता लगाना था। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर्स के सामने सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि बॉडी डिकम्पोज बहुत तेज़ी से हुई थी, इतनी तेज़ी से बॉडी डिकम्पोज हुई थी, कीड़े लग चुके थे पूरी बॉडी में, और उसकी वजह से ओपिनियन अपना देना मुश्किल था कि क्या गीता के साथ उसकी मर्डर से पहले कुछ सेक्सुअल असॉल्ट या इस तरह का कुछ कुकर्म जो है वो हुआ है या नहीं। दिक्कत यहाँ पे एक ये थी, इस चीज़ की का सवाल इस वजह से उठ रहा था इस पॉइंट का, क्योंकि गीता के जो कपड़े थे, जो अंडर गारमेंट्स थे, वो यहाँ से गायब थे। तो इन्वेस्टिगेटर्स का जो ओपिनियन था वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग था कि भाई क्या आखिर यहाँ पे हुआ है उसके साथ में। उस पर वो अपना जो एक सस्पिशन था वो गहरा होता जा रहा था कि आखिर क्या क्या हो सकता है, क्या हुआ होगा। खैर संजय की जो विसरा रिपोर्ट, तो विसरा रिपोर्ट में संजय के बताया गया कि मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं वो उसको दिए गए हैं, और कहीं ना कहीं आइसक्रीम उसने जो है वो मरने से पहले खाई है। ये सब चीज़ें पुलिस के सामने थी। दिल्ली पुलिस फाइनली 2-2.5 दिन बाद जाके अपनी छानबीन में लगती है। छानबीन में लगी सारे के सारे लिंक्स अब दिल्ली पुलिस ने कनेक्ट करने शुरू किए, क्योंकि सबसे पहली जो रिपोर्ट दिल्ली पुलिस के पास गई थी वो कैप्टन मदन मोहन चोपड़ा जी की, संजय और गीता के पिता की ही गई थी, जो उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी। उसके बाद 2 और शिकायतें सेम उसी दिन की आई थी। तीनों शिकायतों में एक तरह से दोनों शिकायतों में बात की, एक फिएट कार का जिक्र था, उसके नंबर भी बताए गए थे। इस फिएट कार के बारे में अब पूरी दिल्ली में तहकीकात होने लगी, छानबीन होने लगी, इसे ढूंढना था। लेकिन सारे लिंक्स कनेक्ट करने के बाद जब ये फिएट कार सामने आई, इसे ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। दिल्ली में यहाँ वहाँ तमाम सारी फिएट कार्स थी, उनमें से ये इस तरह की एक कार जिसको देखना है, जिसमें बच्चों को किडनैप किया गया, उसको कैसे ढूंढा जाए। तो ये भी काम पुलिस के अलावा जो कुछ और लोग थे उन्होंने यहाँ पे किया इस केस के अंदर। 31 अगस्त की सुबह, करीबन 3 दिन यहाँ से निकले थे, 31 अगस्त की सुबह नॉर्थ दिल्ली के मजलिस पार्क इलाके में घूमते हुए कुछ लोगों ने गली नंबर 10 के बाहर एक कार को खड़े हुए देखा। उन्होंने देखा कि एक मस्टर्ड कलर की फिएट कार है, लेकिन इसका नंबर जो है वो है DHD 7034, माफ़ कीजिएगा, 7034 DHD इसका नंबर था। कार का ओनर कौन है ये कुछ नहीं पता था। कार बहुत समय से यहाँ पे खड़ी हुई थी। जो वेलफेयर एसोसिएशन के आसपास के लोग थे उन्होंने सीधा पुलिस को संपर्क किया। यहाँ से अब पुलिस के पास में इस कार का जो इन्फॉर्मेशन थी वो पहुँचती है। कुछ ही देर में, क्योंकि बहुत दिनों से पुलिस वाले ढूंढने के लिए लगे हुए थे, तो पुलिस की सारी टीम्स, उसमें फ्लाइंग स्क्वाड जो थी वो भी थी, CID क्राइम ब्रांच की यूनिट भी आ गई थी, सेंट्रल फॉरेंसिक जो साइंस लेबोरेटरी CFSL की टीम है वो भी यहाँ पे, फॉरेंसिक वाले भी सब लोग आ गए थे। तो सारे के सारे लोग आके यहाँ पे कार को देखना शुरू करते हैं, उसके बारे में पड़ताल, उसकी छानबीन शुरू करते हैं। लेकिन जब देखा गया, कार को खोला गया, तो अंदर से जो पूरा नज़ारा था वो ये था कि एक क्राइम सीन है। ये कार नहीं है, ये एक क्राइम सीन है। उस कार के अंदर ग्रिल जो थी उसकी वो बदली हुई थी, स्पीकर्स मिसिंग थे, स्टीरियो स्पीकर्स मिसिंग थे। डिक्की में देखा गया तो अलग अलग नंबर प्लेट, इस तरह की नंबर प्लेट के आप सोचिए कि एक जोड़ी नंबर प्लेट है DEA 1221, दूसरी जोड़ी मिली HRF 5411, एक प्लेट मिली जिसके एक तरफ नंबर लिखा था DHD 7034 पेंट होकर, और दूसरी तरफ उस पर पेंट किया गया था HRK 8930। साथ ही साथ एक और नंबर, जब उसको जो फॉरेंसिक वाले आए उन्होंने कुछ केमिकल से साफ़ करना शुरू किया उन पेंट्स को, तो एक पेंट के बाद अंदर से दूसरा नंबर निकलता है DHI 280। ये नंबर आपने शायद सुना होगा इस पूरे एपिसोड में अब तक बीच में कहीं। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें थी, पुलिस ने देखा कि ज़रूर ये वही कार है जिसके नंबर लगातार ये लोग चेंज करते हुए, जुर्म को अंजाम देते हुए यहाँ से वहाँ घूम रहे थे। खैर इस कार के ओनर का पता लगाया गया तो पता चलता है कि अशोक शर्मा नाम का एक ओनर है इस कार का, और उसने बताया कि वो ये जो गाड़ी है फिएट, उसकी मस्टर्ड कलर की, ओरिजिनल नंबर इसके इनमें से एक भी नहीं है। इसका ओरिजिनल नंबर है DEA 1221, और ये गाड़ी कुछ ही दिन पहले 19 अगस्त को अशोका होटल, दिल्ली में अशोका होटल के पास से ही अशोक शर्मा की ये जो गाड़ी थी मस्टर्ड कलर की फिएट, ये यहाँ से चोरी हो चुकी थी।
बात साफ थी कि जिन लोगों ने इसको चुराया है इसके बाद यही इसे जुर्म के लिए, क्राइम के लिए लगातार यूज़ कर रहे हैं। खैर गाड़ी अब यहाँ पे पुलिस के पास में थी, सारी चीज़ें पास में थी। फॉरेंसिक एनालिस्ट जो वहाँ पे थे, जो फॉरेंसिक ऑफिसर्स थे, उन्होंने गाड़ी के अंदर और छानबीन करना, सैंपल्स लेना शुरू किया। गाड़ी के रियर व्यू मिरर पर, ग्लासेस पर फिंगरप्रिंट्स जो थे उनको जुटाया गया फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के द्वारा। देखा ये गया कि मैट से, गाड़ी की मैट से कुछ हेयर सैंपल्स जो हैं वो भी कलेक्ट किए गए। कई सारे ऐसे बालों के सैंपल थे जो यहाँ से मिले मैट से। मैट पर, सीट पर और गाड़ी के ऊपर जो छत है उसके ऊपर ब्लड के मार्क्स मिले, खून के धब्बे यहाँ पे मिलते हैं। लैब में जब इन सब चीज़ों को देखा गया और इनको एनालाइज किया गया तो इसके बाद में पता चलता है कि इस कार से 2 तरह के ब्लड ग्रुप मिले हैं। एक है ब्लड ग्रुप AB और एक है ब्लड ग्रुप A। तो A और AB यहाँ पे, ये 2 ब्लड ग्रुप यहाँ पे मिलते हैं। सवाल ये लेकिन ये था कि आखिर ये कार यहाँ पे लगाई किसने। इसके लिए जो आसपास मजलिस पार्क के लोग थे, जहाँ पे गली नंबर 10 के बाहर ये मिली थी गाड़ी, उस समय पर जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे उनसे पूछा जाता है, बात की जाती है कि आखिर कौन आया था इस गाड़ी को लेकर। तो सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस के सामने आता है कि 24 अगस्त को, यानी कि जो क्राइम हुआ है 26 अगस्त के दिन, उससे 2 दिन पहले ही 2 लोग थे जो कि यहाँ पे आए थे। उन्होंने मजलिस पार्क में B314 गली नंबर 3 में एक घर लिया था और ये घर था सोहनलाल नाम के एक आदमी का। उससे करीबन 2 महीने के लिए एडवांस में उसको किराया देके ये घर यहाँ पे लिया गया इन दोनों लोगों के द्वारा। और इन दोनों लोगों ने इसके बाद में 31 तारीख से ये गायब हैं। 31 तारीख से इनका कोई भी अता पता नहीं है, जब से ये गाड़ी यहाँ पे पकड़ी गई है उसके बाद से। इन दोनों लोगों के नाम बताए गए थे रंगा और बिल्ला। रंगा बिल्ला ये जो 2 नाम थे इनका हुलिया था। कई लोगों से स्केच बनवाए गए, बिठाया गया लोगों को, लोगों ने बताया इस तरह के दिखते हैं। तो एक हल्के फुल्के जो स्केच थे वो बनवाए गए इनके। रंगा बिल्ला 2 नाम हमें पता थे यहाँ पे। दिल्ली में इसके बाद छानबीन शुरू होती है। तेज़ी से यहाँ पे इनकी छानबीन की जा रही थी। लगातार न्यूज़पेपर्स में हेडिंग चल रही थी इस पूरे केस को दिखाते हुए। क्राइम ऑफ द डेकेड इसको लिखा जा रहा था। लोग धरने पर बैठे हुए थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। बड़े बड़े मंत्री जो थे वो गीता और संजय के जो माँ बाप थे, कैप्टन चोपड़ा और उनकी वाइफ, उनसे मिलने के लिए जाते थे, उन्हें आश्वासन देते थे। इसमें से एक प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री उस समय की इंदिरा गांधी भी थी, वो भी यहाँ पे इन लोगों से मिलने के लिए गई थी, दोनों के बच्चों के माँ बाप से। रंगा बिल्ला के जो स्केचेस थे, उनके फोटोग्राफ्स थे, अलग अलग जगह चिपका दिए गए थे। रिवॉर्ड जो था वो अनाउंस कर दिया गया था। लेकिन सब कुछ करने के बाद भी पुलिस उन्हें ढूंढ नहीं पाती है। 13 दिन निकल जाते हैं। यहाँ पे इस केस में आप देखिए कि पुलिस ना कार ढूंढ पाई, पुलिस ना रंगा बिल्ला को ढूंढ पाई, ना ही सही समय पर शिकायत जो की गई थी उस पर एक्ट कर पाई। तो एक ये केस है जहाँ पे पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आती है इनिशियल स्टेज से ही। खैर करीबन यहाँ पे पुलिस रंगा बिल्ला को ढूंढ नहीं पाती। 13 दिन निकल जाते हैं। 13 और दिन निकल गए। 13 दिन बाद 8 सितंबर 1978 का दिन आता है। एक ट्रेन थी कालका मेल जो बहुत तेज़ी से दिल्ली की तरफ आ रही थी। लेकिन ये ट्रेन आगरा के पास जब रुकती है तो आगरा से ही इनफैक्ट आगरा के थोड़ा आगे से ही जो यमुना ब्रिज स्टेशन पड़ता है, तो यमुना ब्रिज से 2 आदमी इस ट्रेन के अंदर चढ़ते हैं। अब ये आदमी इस ट्रेन में चढ़े तो थे, लेकिन ये गलत डिब्बे में चढ़ गए थे। ये जो डिब्बा था दरअसल ये मिलिट्री कंपार्टमेंट था। सारे जो सेना के अधिकारी थे, सैनिक थे, वो सब अंदर उस डिब्बे में बैठे हुए थे। दिल्ली आ रहे थे वो लोग भी। रात का ये समय था। तो अंदर जितने भी ये सैनिक थे, अचानक जब ये दोनों इसमें चढ़ते हैं इस डिब्बे में, तो उनमें से एक थे, उन सैनिकों में से ऑफिसर लांस नाइक गुरतेज सिंह और AB शेट्टी। इन दोनों ने इन आदमियों को जब देखा तो दोनों से पूछा गया कि भाई ये तो सैनिकों का ये मिलिट्री कंपार्टमेंट है, आप इसमें गलत चढ़ गए हैं। तो वो दोनों आदमी कहते हैं फौजियों से कि हम भी आर्मी से हैं। इनसे आई कार्ड मांगा गया, कहा कि आइडेंटिटी कार्ड अपना दिखाओ। तो इस पर एक आदमी जो था वो दूसरे से कहता है, ये उसका स्टेटमेंट है जो कि कोर्ट के जजमेंट में भी सामने आता है, कोर्ट के पेपर्स में भी। वो कहता है कि इसको भरा हुआ ID कार्ड दिखाओ, इसको भरा हुआ आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ। ये लाइन नॉर्मली सुनने में भी इस तरह की लगती है कि कोई शायद कुछ शरारत करने के लिए या फिर किसी शैतानी के साथ में या अटैक करने के लिए कुछ एक कोड वर्ड की तरह इसको यूज़ कर रहा है कि इसको भरा हुआ आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ। तो यही लाइन उन सैनिकों को भी इसी तरह की लगी और इसी के चलते ये लाइन सुनने के बाद एक जवान वहाँ से खड़ा होता है। उसने उस एक आदमी का, जो कि अपने पॉकेट में हाथ डालकर कुछ निकालने वाला था, वहाँ से अचानक से उसके दोनों हाथ पकड़े और दोनों आदमियों को सैनिकों ने अपने कंट्रोल में ले लिया। इसी बीच में एक और चीज़ भी हुई। जो AB शेट्टी थे
जिन्होंने इन दोनों को सबसे पहली बार देखा था ट्रेन के अंदर, उनके पास एक हिंदी न्यूज़पेपर था। उस हिंदी न्यूज़पेपर का नाम था नवयुग। नवयुग न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर रंगा बिल्ला की फ़ोटो थी। इस फोटो को देखते ही, जैसे ही, क्योंकि ये खबर जो थी पूरी भारत में फैली हुई थी, लोग इसके बारे में जानते थे, इन दोनों की तस्वीरें लोगों के दिमाग में बस चुकी थी, तो ए.वी. शेट्टी सेना के आदमी थे। उन्होंने जैसे ही ये देखा, नवयुग में जो फ़ोटो थी उससे मैच किया इन दोनों को, जब इन पर कंट्रोल कर लिया गया था सैनिकों के द्वारा, तो उससे जब कंपेयर किया गया दोनों के चेहरों को, ये दोनों के दोनों सेम वही चेहरे नज़र आए। सैनिकों ने अपनी तरीके से इनसे पूछताछ करनी शुरू की ट्रेन के उस डिब्बे में, मिलिट्री कंपार्टमेंट में, और जैसे ही पूछना शुरू किया तो कुछ ही पलों की वो देर थी जब कुछ ही देर के अंदर उस दौर के दो सबसे बड़े, सबसे खुखार अपराधी अपनी असली पहचान कबूल चुके थे भारतीय सेना के फौजियों के सामने। दोनों ने अपनी पहचान बताई, जसबीर सिंह अलियास बिल्ला और कुलजीत सिंह अलियास रंगा। ये रंगा बिल्ला ही थे। खैर, सैनिकों ने यहाँ इनके हाथ बांधे। 9 सितंबर का ये जो दिन था, रात लग चुकी थी क्योंकि 8 तारीख को ये चढ़े थे इसमें शाम के, रात के समय दिल्ली आते आते गाड़ी को, कालका मेल को 9 सितंबर लग चुकी थी। रात के करीबन 3:30, सुबह के 3:30 आप उसको कहेंगे, 3:30 बजे दिल्ली स्टेशन पर कालका मेल पहुंचती है। सैनिक जो थे इन दोनों को रेलवे पुलिस के हवाले करते हैं, वहाँ से इन दोनों को दिल्ली पुलिस के हवाले किया जाता है। एक एसएचओ जो न्यू दिल्ली स्टेशन पर मौजूद था उसके पास दिया जाता है। सैनिकों ने पकड़ा था रंगा बिल्ला को, आप ये मान लीजिएगा। दिल्ली पुलिस को दिया जाता है। उसके बाद वो एसएचओ डीआईजी के सामने ले गया और उसके बाद फाइनली जो पुलिस स्टेशन था, जेल थी, उसमें जाके इन दोनों को शिफ्ट कर दिया जाता है। इन दोनों की जब रिकवरी की गई, इनके पास से इनकी जब तलाशी ली गई, तो बिल्ला की पॉकेट से एक जिंदा .32 बोर जो कारतूस था वो मिलता है। कपड़ों पे खून के धब्बे थे। रंगा के बैग से एक छोटा सा किरपान जो था वो भी रिकवर होता है। लेकिन फाइनल बात ये थी, जो कि अगले दिन इसी दिन के जो अखबार थे 9 सितंबर 1978 के, उसमें छपने वाली थी कि 2 खुखार अपराधी रंगा और बिल्ला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अगले आने वाले दिनों में दिल्ली पुलिस ने इन दोनों का मेडिकल कराया। मेडिकल जब कराने के लिए भेजा तो डॉक्टर ने बिल्ला के हाथ पे, उसके बाजुओं पर, उसके दोनों हाथों के जो रिस्ट थी, इन दोनों पर स्वेलिंग देखी, सारी चीज़ें देखी। एक उसके जो फोरहेड पर, माथे पर एक बहुत बड़ा निशान देखा। एक ऐसा निशान था जो कि पता चल रहा था कि भाई ये साफ करीबन 5 इंच के आसपास का निशान है जो उसके माथे पर है। ये सारी चीज़ें देखी गई। इसके अलावा जो रंगा था उसके भी हाथ पैरों पर बहुत सारे चोटों के निशान भी देखे। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद प्रॉपर जो एक एस्टिमेट लगाया गया डॉक्टर के द्वारा, वो लगाया गया कि ये 26 तारीख, करीबन ये 15 दिन पहले के आसपास के ये निशान है, ये जो चोटें इनको लगी हैं, 26 तारीख तक का वो एस्टिमेट प्रॉपरली बैठ रहा था। इसके अलावा ये भी हुआ कि दोनों के ब्लड सैंपल्स लिए गए, दोनों के फिंगरप्रिंट्स लिए गए, हेयर सैंपल्स लिए गए, क्योंकि गाड़ी अब हमारे पास में थी और गाड़ी के अंदर जितने भी हेयर सैंपल और ब्लड सैंपल वहाँ से मिले थे उनसे बस मैच कराना था और ये पता चल जाता कि ये दोनों रंगा बिल्ला जो थे वो उसी गाड़ी में इन्होंने ये क्राइम जो है उसको अंजाम दिया। क्योंकि कोर्ट में भी सब चीज़ें प्रूफ करनी होती हैं, चाहे आपके सामने सारी चीज़ें साफ़ हों, आपको पता हो कि किसने क्या जुर्म किया है, कौन मारा गया है और किसने मारा है, लेकिन फिर भी अदालत में सब कुछ प्रूव करना पड़ता है। तो CFSL की टीम जो थी, फॉरेंसिक लैब की जो टीम्स थी, उनको भी ये सारी चीज़ें देनी थी, तो इसलिए इन सबके सैंपल लिए जा रहे थे रंगा बिल्ला के। फाइनली पुलिस रिमांड होती है और पुलिस रिमांड में रंगा बिल्ला अपने जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट्स थे वो देते हैं। इन्होंने स्टेटमेंट पुलिस को दिए, लेकिन जनता को, लोगों को, मीडिया को, देश को ये नहीं पता था कि उस दिन असल में क्या हुआ था। सबसे बड़ा सवाल इस समय भी यही घूम रहा था लोगों के जहन में कि आखिर गीता और संजय चोपड़ा के साथ में, उन दोनों बच्चों के साथ में हुआ क्या। तो हुआ दरअसल ये था कि शाम के करीबन 6:15 के आसपास दोनों अपने घर से निकले। पार्लियामेंट स्ट्रीट के पास जो ऑल इंडिया रेडियो का दफ्तर है, 7 बजे तक उन्हें वहाँ पे पहुँचना था और प्लान आगे का ये था कि 8:45 के आसपास, 8:45 या फिर 9 PM के आसपास तक कैप्टन चोपड़ा जो है अपने स्कूटर से आएंगे, इन दोनों बच्चों को लेकर वापस घर जाएंगे। मौसम जो है वो ख़राब था, थोड़ा सा पानी जो था वो बरस रहा था, बारिश हो रही थी। धौला कुआं के राउंड अबाउट पर जब ये दोनों खड़े हुए थे यहाँ पे, तो इन्होंने जब देखा कि मौसम जो है थोड़ा सा बिगड़ रहा है, तो वेट ज़्यादा ना करना पड़े, इस वजह से इन्होंने एक लिफ्ट ली। दोनों बच्चे एक लिफ्ट लेते हैं। जैसे ही लिफ्ट के लिए इन्होंने हाथ आगे बढ़ाया था तो इनके पास में आके एक गाड़ी रुकती है और ये गाड़ी इत्तेफाक से एक नेवी के ही डॉक्टर थे जिनका नाम था डॉक्टर MS नंदा, उनकी गाड़ी थी। वो वहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने दोनों बच्चों को खड़ा हुआ देखा तो वो यहाँ पे रुक जाते हैं। पूछा गया कहाँ पे जाना है, तो दोनों बच्चों ने कहा कि हमें AIR तक जाना है, ऑल इंडिया रेडियो तक जाना है, आप अगर आगे भी थोड़ा ड्रॉप कर देंगे तब भी चलेगा। दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं।
संजय चोपड़ा जो बच्चा था, जो लड़का था 10th क्लास का, वो आगे ड्राइविंग सीट के पास वाली सीट पर बैठता है और जो गीता चोपड़ा थी वो पीछे बैठ जाती हैं। ये गाड़ी आगे जाती है। ऑल इंडिया रेडियो के पास इन दोनों को उतरना था। डॉक्टर नंदा ने उन्हें धौला कुआं से यहाँ से पिक किया था और इसके बाद गोल्ड डाक खाना जो है इसके पास में यहाँ पे लाके ड्रॉप कर देते हैं, जीसस एंड मैरी स्कूल के एकदम सामने, ठीक सामने। गीता और संजय चोपड़ा यहाँ पे उतरते हैं। बारिश जो थी वो लगातार चल रही थी। अचानक से ये सोच ही रहे थे वहाँ पे कि क्या किया जाए, आगे पैदल जाया जाए या फिर लिफ्ट ली जाए दोबारा। इतने में ही एक मस्टर्ड कलर की फिएट कार सामने आके इनके रुकती है। ये वही गाड़ी थी जिसमें रंगा और बिल्ला बैठे हुए थे। दरअसल बॉम्बे में उस समय 2 अरब नेशनल्स को मारने वाले, उन्हें उनका मर्डर करने वाले, एक बच्चे को किडनैप करके उसके माँ बाप से भारी रैंसम लेने वाले रंगा और बिल्ला बॉम्बे में क्योंकि मोस्ट वांटेड थे, मुंबई पुलिस ने उन्हें वांटेड करार कर रखा था, इस वजह से भागकर दिल्ली आए थे कुछ ही समय पहले। और दिल्ली आने के बाद में यहाँ इन दोनों ने अब दिल्ली में ही अपनी जो आगे की वारदातें थी, क्राइम था, उसको अंजाम देने का निर्णय बना लिया था। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में घूम रहे थे। अशोका होटल के पास से इन लोगों ने एक कार जो थी उसको चुराया, फिएट कार चोरी करते हैं। और इसके बाद इनके टारगेट्स थे कनॉट प्लेस, गोल चक्कर, डिफेंस कॉलोनी एरिया। यहाँ से जितने भी बच्चे हैं या जो भी ऐसा कोई शख्स दिखे जिसके ऊपर ये हावी हो पाए या फिर जिस पे किडनैपिंग कर पाएँ, उसकी उससे रैंसम वसूल कर पाएँ उसके घर वालों से। तो ये बेसिकली अपने शिकार को ढूंढने के लिए यहाँ से वहाँ घूमते रहते थे। इसी के तहत ये जो दिन आया 26 अगस्त 1978 का, इसी दिन की शाम को करीबन 6:30 के आसपास जब ये अपने अगले शिकार की तरफ को ढूंढ रहे थे, इस दौरान में गोल चक्कर के पास में इन्हें ये दोनों बच्चे गीता और संजय चोपड़ा खड़े हुए दिखते हैं। दोनों ने अपनी गाड़ी फिएट कार जो थी गीता संजय चोपड़ा के पास जाके लगाई और इसके बाद इंग्लिश में बातचीत करना शुरू करते हैं। दोनों ने इंग्लिश में बच्चों से बात की। बच्चों ने बताया कि AIR हमें जाना है, ऑल इंडिया रेडियो हमारा शो है, प्रोग्राम है। दोनों को छोड़ने का ऑफ़र देते हैं ऑल इंडिया रेडियो और उसके बाद में ये बच्चे जो थे वो इनकी गाड़ी में पीछे वाली सीट पर, क्योंकि दोनों आगे बैठे थे रंगा और बिल्ला, तो पीछे वाली सीट पर दोनों बच्चे जाकर बैठ जाते हैं। गाड़ी चलना शुरू होती है। गाड़ी का गेट बंद होते ही एक और बात जो कोर्ट पेपर्स में बताई गई है कि गेट बंद होते ही पीछे की जो सीट थी उसका गेट का जो हैंडल था वो अपने आप टूट गया, नीचे गिर गया। ये देखते हुए रंगा ने दूसरे वाले गेट का भी, पीछे के जो अंदर से हैंडल होता है गेट खोलने का, वो दूसरा हैंडल भी तोड़कर अपने पास आगे रख लिया था। ये पहले से ही प्लानिंग थी। उन्होंने अंदर से वैसे ही इसको कमज़ोर करके उन लॉक्स को रखा था जिससे कि बंद करते ही वो टूट जाए, अंदर से कोई भी गेट ही ना खोल पाए। गाड़ी आगे चलना शुरू होती है और कुछ ही देर के बाद बच्चे ये नोटिस करते हैं कि इन दोनों ने, रंगा बिल्ला ने, गलत रास्ता ले लिया है, गलत रास्ते पर गाड़ी को आगे ले जा रहे हैं। जैसे ही गीता और संजय चोपड़ा ने सवाल करने शुरू किए इन दोनों से, तो दोनों ने बच्चों को गालियाँ देना शुरू कर दिया, गलत बातें करनी शुरू कर दी। और इसके तहत ही यहाँ पे जो संजय चोपड़ा, उसने हाथापाई करनी शुरू की रंगा बिल्ला के साथ में। गाड़ी के अंदर उसने लगातार लातें चलानी शुरू की। रंगा को वो लगातार लातें मार रहा था। इसी के दौरान में, इसी हाथापाई के दौरान बताया जाता है रिपोर्ट के अंदर कि संजय चोपड़ा के कंधे पर कृपाण से वार किया गया। रंगा कहता है कि बिल्ला ने किया, बिल्ला कहता है कि रंगा ने किया। अब आप ये देखिएगा, यहीं से ये जो सारी चीज़ें आपको बताएंगे, इसमें अगर कोई चीज़ ऐसी हो कि जिसमें आपको सुनाई दे रहा है, समझ आ रहा है कि रंगा ने बिल्ला से कहा, तो ये स्टेटमेंट ऐसे हैं कि दोनों एक दूसरे पर पकड़े जाने के बाद आरोप लगा रहे थे कि फ़लानी चीज़ इसने की है, मैं मना कर रहा था, या फ़लानी चीज़ इसने की है, मैं मना कर रहा था। तो ये एक दूसरे के ऊपर अपने आरोप लगा रहे थे। तो यहाँ पे रंगा का स्टेटमेंट है कि, बिल्ला का स्टेटमेंट ये है कि रंगा ने इसके कंधे पर, जो बच्चा था संजय चोपड़ा, उसके कंधे पर वार किया। करीबन 1 घंटे तक ये जो दोनों थे इन बच्चों को धौला कुआं रोड, जो आसपास का एरिया है, साथ ही साथ में आउटर साइड जो है, यहाँ पे घुमाते रहे। 1 घंटे तक गाड़ी के अंदर यही सब चीज़ें चलती रहीं। यही वो समय था, वो 1 घंटा, जब उन दोनों विटनेसेस ने भी अपने स्कूटर्स से इन लोगों को, इस गाड़ी को देखा था और उसकी शिकायत जो थी वो पुलिस तक की थी। अब आप देखिए, अगर पुलिस उस समय सही समय पर एक्शन लेती तो बचाया जा सकता था दोनों बच्चों को। खैर, रात के 7:30 बज जाते हैं। 1 घंटे से गाड़ी यहाँ से वहाँ घूम रही थी। 7:30 बजे के बाद रंगा बिल्ला जो थे वो बुद्धा जयंती पार्क में, बुद्धा पार्क के पास में गाड़ी को खड़ी करते हैं। एक पार्किंग टिकट लेते हैं। यहाँ पे बुद्धा जयंती पार्क की जो पार्किंग है वहाँ पे इन्होंने गाड़ी को खड़ी किया था। पार्किंग का टिकट लेते हैं। इस बीच में रंगा ये कहता है कि वो बार बार बिल्ला से ये कह रहा था कि इन दोनों बच्चों को छोड़ देते हैं, क्योंकि इस बीच उन्होंने जब बच्चों से पूछा था कि तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं, और जब बच्चे ने बताया कि उसके पिता इंडियन नेवी में कैप्टन है, तो यहाँ पे इन दोनों को एक डर था कि ये जो इनके पिता हैं, अगर उन्हें पता चल गया तो गोली मार देंगे।
हमें मार देंगे। तो इस वजह से रंगा का कहना ये था स्टेटमेंट में, अपने कन्फेशन में, कि वो लगातार कह रहा था कि बिल्ला से कि इन दोनों को छोड़ देना चाहिए। और वो कहता है कि बिल्ला का ये कहना था कि अगर इन्हें छोड़ दिया तो ये ज़िंदा सांप हैं, छोड़ दिया तो हमें फंसा देंगे, इस वजह से इन्हें मारना पड़ेगा। रंगा ने वहाँ से बताया कि वो 3 कैंपा कोला लाया। जब ये लोग बुद्धा जयंती पार्क पे खड़े हुए थे तो यहाँ से बच्चों के लिए 3 कैंपा कोला लाता है, 2 आइसक्रीम खरीदता है। कन्फेशन के मुताबिक ये कहता है कि संजय चोपड़ा जो था, वो जो बच्चा था 10th क्लास का, उसको पहले हमने कैंपा कोला देना चाहा लेकिन उसे वो पसंद नहीं था, तो उसके बाद गीता के कहने पर उसके लिए आइसक्रीम लाई गई। इसी वजह से जो विसरा रिपोर्ट है संजय चोपड़ा की जो बाद में मिली, उसमें दूध के जो साइंस मिले हैं, सिंबल मिले हैं कि मौत से पहले कुछ दूध का सेवन किया है, कुछ खाया है इस तरह का, तो वो यहाँ से सामने आता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में। तो खैर यहाँ पे आइसक्रीम खिलाई गई। इसके बाद बिल्ला ने गीता से कहा कि एक ज्वेलर है, हम तुम दोनों को छोड़ देंगे अगर तुम हमारी एक और क्राइम में मदद करोगे। बिल्ला ने ये कहा गीता से कि एक ज्वेलर है, हम उसे लूटेंगे, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस उसे रोकना है, उससे लिफ्ट मांगनी है। तुम उसे जब हाथ बढ़ाओगे लिफ्ट के लिए तो जैसे ही वो गेट खोलेगा हम दोनों वहाँ पे आके धावा बोल देंगे, हावी हो जाएंगे, और उसके बाद उसे लूटने के बाद हम तुम दोनों को छोड़ देंगे। बच्चों ने यहाँ पे मना किया, लेकिन ये दोनों लगातार कहते रहे रंगा बिल्ला कि बस ये अगर काम हो जाएगा तो इसके बाद तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। इस बीच ये लगातार बच्चों को यहाँ से वहाँ घुमाते रहे। बुद्धा पार्क में गाड़ी के अंदर ये लोग बैठे हुए थे, लेकिन गाड़ी को यहाँ से वहाँ कभी इधर ले जाते, कभी उधर ले जाते, बार बार बुद्धा पार्क की पार्किंग में आके गाड़ी को लगा देते। जब बुद्धा पार्क में चौकीदार जो था मौजूद, उसने, जब गार्ड ने इन दोनों को देखा ये गाड़ी बहुत देर से यहाँ पे खड़ी हुई है, तो 2 बार आके उसने इनको मना किया कि अब गाड़ी जो है यहाँ से आप आगे ले जाओ, कहीं और ले जाओ। एक बार बताया जाता है कि बिल्ला ने उसे टिप दी गार्ड को, तो वो चला गया। लेकिन दूसरी बार जब वो आया तो इसके बाद बिल्ला जो था वो एक आगे की तरफ, जहाँ पे और थोड़ा अंधेरा था, ऐसी जगह पर गाड़ी को आगे ले जाता है। असल बात ये थी दोस्तों कि रंगा बिल्ला ये जो टाइम पास कर रहे थे, ये इसलिए कर रहे थे कि ये सिर्फ अंधेरा होने का इंतज़ार था इनका, कि जैसे ही अंधेरा हो उसके बाद ये अपना जो एक खौफनाक काम है वो शुरू करें। जैसे ही कुछ देर बाद पूरा अंधेरा होता है, इन लोगों की ये जो गाड़ी थी मस्टर्ड कलर की फिएट, ये दिल्ली रिज के पास पहुंचती है, दिल्ली के उसी जंगल के इलाके के पास पहुंचती है। वहाँ पे जाके एक सन्नाटे में, क्योंकि ट्रैफिक आसपास रोड पर काफ़ी ज़्यादा कम था, सन्नाटा आसपास छाया हुआ था, ये दोनों यहाँ पे अपनी गाड़ी रोकते हैं। और इसके बाद जो रंगा का जुडिशियल कन्फेशन है, जो कि 2 दिन में उससे लिखवाया गया है, 2 दिन लगे थे इसको पूरे कन्फेशन को इसके लिखवाने में, उसके मुताबिक ये कहता है कि ये जो पूरा प्लान था वो बिल्ला का था। बिल्ला ने यहाँ पे क्या किया है कि कार से उसे नीचे उतारा, कार को एक कच्चे रास्ते में खड़ा किया। उसके बाद बिल्ला ने रंगा से कहा कि कार की डिक्की में जो बड़ी वाली कृपान है, करीबन 3 फुट लंबी, वो कृपान निकालो और उसको दूर झाड़ियों में जाके नीचे छुपा के रख दो। ये वो कृपान थे जो इन लोगों ने चांदनी चौक से ली थी और नई सड़क से उसको दिल्ली में ही उसकी धार जो थी उसको तेज़ कराया था। रंगा कृपान ले जाके झाड़ियों में छुपा देता है। बिल्ला इसके बाद कहता है कि ये जो लड़का है, यानी कि संजय चोपड़ा की, यहाँ पे वो जो 10 साल का 10th क्लास का बच्चा था, उसकी बात हो रही थी। बिल्ला ने रंगा से कहा कि इस लड़के को जाके झाड़ियों के पास में बिठा दो। संजय चोपड़ा को झाड़ी के पास ले जाके एक थोड़ी सी नीचे ढलान तरह की जगह थी, वहाँ पे बिठा दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पे जाके वो जो खौफनाक एक मर्डर सीन था वो शुरू होता है। जब ये स्टेटमेंट में जब पढ़ा भी तो इसके बाद डिस्टर्ब एक तरह से हो जाते हो आप, जब आप ये सारी चीज़ें पढ़ते हो। तो यहाँ डिटेल में आपको नहीं बताया जाएगा बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या क्या हुआ बस वो चीज़ सामने आपके रखेंगे। रंगा का यहाँ पे कन्फेशनल स्टेटमेंट था कि बिल्ला ने उससे कहा कि इस लड़के के ऊपर, यानी संजय चोपड़ा के ऊपर, अब अटैक करना शुरू करो, यहाँ पे इसको हमें ख़त्म करना है, मारना है। रंगा ने जो पहला अटैक भी किया तो उस पर, क्योंकि वो लड़का जो था वो हिल डुल रहा था, इस वजह से उसके कंधे पर जाके वो कृपान जो थी वो लगती है। बच्चे ने यहाँ पे कहना शुरू किया कि मुझे क्यों मार रहे हो, मत मारो। तो इसके चलते ही यहाँ पे बिल्ला जो था वो सामने आता है और उसने रंगा को गालियाँ देते हुए ये कहा कि तेरे से कुछ हो नहीं सकता, तू किसी लायक नहीं है। और इसके बाद बिल्ला ने अंधाधुंध बिना गिने अटैक करना शुरू किया संजय चोपड़ा के ऊपर। और उसके बाद बस मंजर ये था कि आसपास सिर्फ ब्लड था और तब तक वो अटैक करता रहा जब तक संजय चोपड़ा बिल्कुल भी हरकत जो थी शरीर की वो बंद नहीं हो जाती है। ये सारी चीज़ें हुई। इसके बाद में रंगा कहता है अपने कन्फेशनल स्टेटमेंट में कि बिल्ला का कहना था कि इसे बॉडी को घसीट कर झाड़ियों में डाल दो, उसके बाद उसके ऊपर से कुछ जो पत्ते हैं, पेड़ पौधे हैं, वो सब इसके आसपास में रख दो जिससे कि किसी की ज़्यादा नज़र नहीं पड़े। ये सारी चीज़ें ये लोग यहाँ पे करते हैं।
इस बीच में वापस जब रंगा गया तो जो दृश्य था वो और ज़्यादा भयावह था, क्योंकि रंगा का ये कहना है कि पीछे वाली सीट पर गीता को देखा जा सकता था। गीता जो वहाँ पे थी उसके कपड़े नहीं थे और बहुत ही भयावह दृश्य था। सेक्सुअली असॉल्ट गीता को किया जा रहा था यहाँ पे बिल्ला के द्वारा, और इसके बाद में ये मल्टीपल टाइम चीज़ें हुई हैं। रंगा आरोप लगाता है कि बिल्ला ने किया है ये सब कुछ। बिल्ला अपने स्टेटमेंट में कहता है कि ये पूरा का पूरा प्लान एज इट इज सेम टू सेम ये रंगा कर रहा था, किया दोनों ने ही गलत है। तो यहाँ पे लगातार ये सेक्सुअल असॉल्ट करते रहे। उसके बाद में इसी बीच में गीता को एक मौका मिला। गीता की पहुँच जो थी वो तलवार तक, जो गाड़ी के अंदर उसी डिक्की के पास में जो तलवार रखी थी वहाँ तक उसकी हाथ पहुँचता है उसका, और उसके बाद में गीता ने अचानक से बिल्ला के सिर पे वार किया। तेज़ी से उस तलवार से जो वार किया गया था वही वो वार था जो कि माथे पर बिल्ला के एक 5 इंच का एक कट बना हुआ था। आधा इंच गहरा कट था, 5 इंच लंबा था। तो यही जो कट था वो यहाँ से बना। लेकिन गीता के इस वार के बाद बिल्ला ने जो उस पर अटैक किया है उसमें बताते हैं कि कोर्ट के रिकॉर्ड के हिसाब से कि गीता के गर्दन और हाथों पर गहरी जो तलवार की चोटें थीं वो इसी के बाद आई थीं जब बहुत तेज़ी से बिल्ला के द्वारा गीता के ऊपर वार किया गया है, और उसकी सांसें जो थी वो उसी समय पर समाप्त हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी। बिल्ला रंगा दोनों यहाँ से अपनी उस कार में बैठते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं। बॉडीज़ को दिल्ली रिज के जंगलों में एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखकर यहाँ से ये दोनों हैवान जो थे वो वापस जा चुके थे। खैर, इनके पकड़े जाने के बाद 12 सितंबर तक मजिस्ट्रेट के सामने इनके फिंगरप्रिंट्स, हेयर सैंपल, हैंडराइटिंग सैंपल सारी चीज़ें ले ली गई थी। और उस हैंडराइटिंग सैंपल से तो ये भी पता चला, जो हमने जहाँ से इस एपिसोड की शुरुआत की थी, कि विलिंगडन हॉस्पिटल में जो वो 2 लोग पहुँचे थे, एक ने अपना नाम विनोद बताया था, एक ने हरभजन सिंह बताया था। विनोद जिसने अपना नाम बताया था, जिसके सिर पे निशान था चोट का, वो कोई और नहीं, वो बिल्ला ही था। यहाँ से ये जो पूरा एक हत्याकांड करने के बाद, गीता संजय चोपड़ा केस करने के बाद, इसके बाद जब ये लोग यहाँ पे गए थे वापस, तो विलिंगडन हॉस्पिटल पहुँचते हैं। अपराधी आप देखिए किस मानसिकता के थे कि डायरेक्ट विलिंगडन हॉस्पिटल पहुँचते हैं, वहाँ पे पुलिस से भी मिले, पुलिस को ले जाकर एक दूसरी कहानी बताई और सारी चीज़ें वही जो हमने आपको शुरुआत में एपिसोड में बताई। तो पता ये चला उस हैंडराइटिंग सैंपल से कि ये जो विनोद था वही बिल्ला था। कार का जो फॉरेंसिक था वहाँ से भी ये बात पता चली कि जो AB ग्रुप मिला था, ब्लड ग्रुप, वो संजय और गीता का था, और जो एक ब्लड ग्रुप मिला था वो बिल्ला का निकलता है। ये सारी चीज़ें सामने थी, कोर्ट के सामने ये बातें रखी गई। इसके अलावा दोनों को अलग अलग जगह ले जाकर पुलिस की टीम्स ने, जहाँ जहाँ इन्होंने फरारी टाइम में रहे हैं, आगरा में एक सीता गेस्ट हाउस था वहाँ पे रहे थे, एक और होटल था वहाँ पे फर्जी नाम के साथ में रहते थे, तो वहाँ पे जाके जो इन्होंने वेपन वहाँ पे अपने छुपाए थे, एक कृपाण थी, एक तलवार थी, इन सब चीज़ों को यहाँ से पुलिस रिकवरी करती है। 21 और 22 सितंबर 2 सेशन में दोनों का कन्फेशन लिखा गया। पुलिस की प्रेजेंस के बिना पुलिस के प्रेजेंस के कन्फेशन मजिस्ट्रेट के सामने लिखा गया। कुछ महीने बाद दोनों एक बार फिर से मुकर जाते हैं इस स्टेटमेंट से। ये इस तरह का इनका चलता रहा, कभी मुकरते थे, कभी मान लेते थे, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा देते थे। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन कोर्ट के सामने बात साफ थी। जिस तरह के सबूत सामने थे, जिस ब्लड के सैंपल्स थे, हेयर सैंपल थे, हैंडराइटिंग सैंपल थे, गवाह थे, सारे के सारी चीज़ें जो सामने आ रही थी, उसको देखते हुए जितनी रिकवरीज हुई थी, जो फॉरेंसिक जो सबूत थे हमारे पास, इन सब के चलते कोई भी ऐसा एक भी पहलू नहीं था कि ये माना जाए कि इन दोनों ने ये कत्लेआम नहीं किया है। ये जो केस है वो आतंक इन्होंने फैलाया था, ये इन दोनों का किया हुआ नहीं है। खैर, ये सब चीज़ें चलती हैं, लेकिन इसके बावजूद कोर्ट के अंदर जो इनके डिफेंस में लोग थे, जो डिफेंस के लॉयर्स थे रंगा बिल्ला के, उन्होंने एक नैरेटिव बनाने शुरू किया। उन्होंने ये बताना शुरू किया कि बॉम्बे पुलिस दरअसल रंगा बिल्ला के पीछे लगी हुई थी, वो वहाँ पे वांटेड थे, नोटोरियस क्रिमिनल्स थे। यही सारी चीज़ें देखते हुए दिल्ली पुलिस ने क्या किया है कि दिल्ली में जब ये केस इतना बड़ा हुआ, इतना बड़ा बना, तो दिल्ली पुलिस जब नहीं ढूंढ पाई असली कातिल को, तो उन्होंने रंगा बिल्ला को यहाँ पे पकड़ लिया, ये बताते हुए कि यही दोनों हैं जो कि मुंबई से यहाँ पर भाग के आए हैं। लेकिन ये भी जो डिफेंस का नैरेटिव था, ज़्यादा दिनों तक पुश हो नहीं पाया, क्योंकि जितने भी थंब इम्प्रेशंस थे, फिंगरप्रिंट्स थे, एक्सरेज थे, सारी ऐसी चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस बना रहे थे कि इससे बचना लीगली बिल्कुल भी नामुमकिन था। कोर्ट ने फाइनली रंगा और बिल्ला को गीता और संजय चोपड़ा के कत्ल में, उनके मर्डर केस में जिम्मेदार ठहराया। सभी मेजर चार्जेस में इन दोनों को गिल्टी पाया जाता है। सेक्शन 302 के तहत डेथ पेनल्टी की सज़ा जो थी वो दी जाती है। और ये कहते हुए कोर्ट ने ये दी थी सज़ा कि ये जो ब्रूटैलिटी है
ये इतना ब्रूटल केस है, इतना सेडिस्टिक, इतना बच्चों के खिलाफ केस है कि इसमें अगर कोई भी लाइटर सेंटेंस दी जाए मौत की सज़ा के बिना, तो ये जस्टिस के साथ नाइंसाफ़ी होगी, ये जस्टिस का फेलियर होगा। अब जब मौत की सज़ा मिल चुकी थी तो इसके बाद में दोनों ने, रंगा बिल्ला ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, आर्टिकल 136 के अंडर स्पेशल लीव पिटीशन जो थी वो फाइल करते हैं। लेकिन दिसंबर 1980 में ही चीफ जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ की जो बेंच थी, उन्होंने इस पूरी अपील को इनकी डिसमिस कर दिया। डेथ सेंटेंस जो थी उसको अपहोल्ड करके रखा। सारी लीगल रेमेडीज़ ख़त्म होने के बाद इन दोनों ने एक और बात करी। दोनों ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपनी आर्टिकल 72 के तहत के उसके अंडर मर्सी पिटीशन भेजी। लेकिन बताया जाता है कि नीलम संजीवा रेड्डी ने बिना डिटेल में इस कोई एक्सप्लेनेशन देते हुए या कोई रीज़न देते हुए इस मर्सी पिटीशन को भी रिजेक्ट कर दिया था। मर्सी पिटीशन रिजेक्ट होने के बाद में ऑफिशियली रंगा बिल्ला के पास कोई और चारा नहीं बचा था बचने का। सिर्फ एग्जीक्यूशन डेट जो थी अब वो डिसाइड होनी थी कि कब इन दोनों को फांसी दी जाएगी। और फाइनली जनवरी 1982 के आसपास में, इसके एंड में ही, तिहाड़ जेल में इन दोनों की फांसी जो थी उसकी डेट जो थी वो निर्धारित कर दी जाती है। अच्छा, इस बीच में एक और चीज़ हुई थी। 7 नवंबर 1981 को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सिलेक्टेड जर्नलिस्ट को जेल में भेजा था, तिहाड़ जेल भेजा था, रंगा बिल्ला के कन्फेशन नोट डाउन करने के लिए या फिर उनसे इंटरव्यू लेने के लिए एक तरह से। क्योंकि ये जो केस था, एक अनप्रेसिडेंटेड जो ट्रांसपेरेंसी है वो यहाँ पे दिखाई जा सके, पब्लिक डॉक्यूमेंटेशन इसका किया जा सके कि आखिर इन दोनों ने क्या किया है। जर्नलिस्ट को इन क्रिमिनल्स के पास इसलिए भेजा गया जिससे कि ये जो केस है वो नेशनल साइकी का केस बन चुका है। बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में इस केस के बारे में जानने की एक उत्सुकता थी, तो इसको नोट डाउन किया जा सके कि आखिर क्या था मामला पूरा। रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जाता है कि बिल्ला जो था उसने इंटरव्यू अपना दिया और इंटरव्यू के अंदर भी वो यही नैरेटिव वारा पुश कर रहा था कि उसने कुछ नहीं किया, जो किया है बिल्ला ने किया है, माफ़ कीजिएगा रंगा ने किया है। लेकिन रंगा जो था उसने अपना इंटरव्यू देने से भी मना कर दिया था। ये सारी चीज़ें होती हैं। फाइनली 31 जनवरी 1982 की सुबह तिहाड़ जेल में इन दोनों को फांसी की कोठी जो थी, जो कोठरी हुआ करती थी, शायद ये वन ऑफ द फर्स्ट जो हैंगिंग्स थी तिहाड़ की, उसमें इनको गिना जाता है कि तिहाड़ के अंदर जो पहली कुछ फांसियाँ हुई हैं उसमें से पहली या दूसरी शायद यही फांसी थी। तो यहाँ पे तिहाड़ की उस फांसी की कोठरी में यहाँ पहुँचा जाता है 31 जनवरी 1982। फाइनली इन दोनों को फांसी का जो फंदा था वो लगाया जाता है। बिल्ला के बारे में इसमें बताते हैं कि जब फांसी का फंदा उसके गले में डाला गया तो बुरी तरह से फूट फूट कर रो रहा था। फियर, एक डर, गिल्ट उसके चेहरे पर साफ तौर पर देखा जा सकता था। वहीं दूसरी तरफ जो रंगा था वो कुछ रिलीजियस नारे लगा रहा था, यहाँ पे वो भी चीज़ें सामने आती हैं। और इसके बाद फाइनली जो फांसी की जो जल्लाद था उसने लीवर खींचा और इन दोनों को फांसी दे दी जाती है। अब जेल के नियम के हिसाब से यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया था। जेल के नियम के हिसाब से दोनों को जब फांसी दे दी जाती है तो उसके करीबन 2 घंटे बाद जाके डॉक्टर चेक करते हैं कि क्या जो नब्ज़ है वो चल रही है या फिर कब डेथ हुई है, ऑन द स्पॉट हो गई थी या नहीं। तो यहाँ पे 2 घंटे तक लटका रहने दिया जाता है जो शव होते हैं उनको। इसके बाद डॉक्टर जाते हैं, तो यही चीज़ यहाँ पे की गई। इन दोनों के शवों के पास 2 घंटे के बाद जब डॉक्टर पहुँचे तो बिल्ला तो तुरंत उसको डेड डिक्लेयर कर दिया गया था, वो मर गया था। लेकिन जो रंगा था 2 घंटे बाद भी उसकी नब्ज़ चल रही थी। ये देखकर वहाँ पे मौजूद हर एक शख्स हैरान था कि आखिर ये हुआ क्या है यहाँ पे। और तिहाड़ में जो फांसी है वो दूसरी फांसी है, एक तरह से पहली या दूसरी फांसी है, तो ये प्रॉपरली होनी भी ज़रूरी थी। नेशनल लेवल का केस है, इतना हाई प्रोफाइल केस हो चुका है, अब तो पूरे देश में, दुनिया में इसकी बात हो रही है। तो इसके बाद जब देखा गया कि भाई इसकी जो नब्ज़ है वो चल रही है, तो जेल के एक स्टाफ ने नीचे से जो तलगर का गेट होता है जहाँ पे वो जो पैर होते हैं लटके होते हैं, तो वहाँ पे जाने के बाद में इसके पैरों को ज़ोर से नीचे खींचा, उसके ऊपर टंगा, और तब तक टंगा रहा जब तक पूरी तरह से इसकी जो लास्ट आखिरी सांस थी वो निकल ना जाए रंगा की। ऑफिशियली फाइनली रंगा को भी डेड डिक्लेयर किया जाता है। तो दोस्तों ये था रंगा बिल्ला केस। काफ़ी समय से आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कमेंट सेक्शन में भी, और बहुत ही डिटेल ये केस था। चाहते थे कि आपके लिए इस तरह से बनाया जाए कि कोर्ट जजमेंट में से, पेपर्स में से हर एक जो डिटेल है वो भी आपको यहाँ पता चले। तो ये एक बहुत ही भयानक केस रहा, क्राइम ऑफ द डेकेड इसको कहा जाता था। आपकी क्या राय है इस केस के बारे में वो ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। इस केस को सुनकर आपको क्या क्या चीज़ें सबसे भयावह लग रही हैं और किस तरह से इसको रोका जा सकता था, बचा जा सकता था, ये भी चीज़ें बताइएगा। अगले एपिसोड में मिलेंगे दोस्तों। अब तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। Study IQ IAS, making India smarter and better.